अगेन यू आर वेलकम बेटा। हम अपने चैप्टर को कंटिन्यूस रखेंगे, रूलिंग द कंट्री साइड, और इसमें आज हम बात करने वाले हैं क्रॉप फॉर द यूरोप कि भारत के अंदर में हाउ द सिचुएशन हैज अराइज कि भारत के जो फार्मर्स है, कल्टीवेटर्स है, वो यूरोप के लिए क्रॉप्स पैदा करने लगी। वो कौन सी फसल थी, वो कौन सा कलर था जिसकी यूरोप की कंट्रीज के अंदर डिमांड थी, और हाउ द डिमांड वाज नॉट फुलफिल्ड बाय द यूरोपियन कंट्री इटसेल्फ। क्या वो वहां पर इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा कि उनकी डिमांड वहां ही पूरी नहीं हो पाई, और किस तरह से जो इंग्लिश मैन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर स्कॉटलैंड से भी हमारे देश में आके दे फोर्स्ड, ठीक है ना, अपने जो खेती करने वाले हैं फार्मर्स, उनको फोर्स किया फॉर दी प्लांटेशन ऑफ इंडिगो। इंडिगो की खेती की, दूसरी भी खेती करते थे, बट बेसिकली इसमें हम इंडिगो के बारे में बात करेंगे। इंडिगो का जो पौधा है उससे एक डाई कलर तैयार होता है, बेसिकली रिच ब्लू कलर की बात करते हैं। और ये रिच ब्लू कलर जो है, अपने भारत का कलर इतना ज्यादा क्यों इतना फेमस हो गया, और इसकी जगह दूसरे कौन से कलर का इस्तेमाल करते थे पहले, ठीक है ना, और उस कलर में क्या कमी थी कि अल्टीमेटली इट वाज प्रेफर्ड बाय द यूरोपियन जो कॉटन के जो बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं, वो क्यों इस कलर को प्रेफर करते थे, क्यों प्रायोरिटी देते थे, ठीक है ना। तो इसी के बारे में बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टेड है ये टॉपिक, आइए मेरे साथ में बात करते हैं। इससे थोड़ा सा पीछे चलने की जरूरत है क्या, ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात की थी परमानेंट सेटलमेंट के अंदर, जो लैंड के रेवेन्यू के बारे में हमने परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, और फिर उसके बाद में महलवारी सिस्टम के बारे में बात किया, ठीक है ना। विलेज के हेडमैन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, और उसके साथ में फिर हमने साउथ के अंदर में जो तरीका अपनाया गया, उसके मुनरो सिस्टम जिसको कहा गया, उसके बारे में बात की थी। आज हम क्रॉप्स फॉर द यूरोप के बारे में बात करेंगे कि यूरोपियन कंट्री के लिए भारत में कौन सी फसल है वो पैदा की जाती थी, ठीक है ना। तो लेट 18th सेंचुरी में एक्सपेंड कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो, 18th सेंचुरी के लास्ट में, ठीक है ना, हमारे देश के अंदर इंडिगो की और दूसरा ओपियम, अफीम जिसको बोलते हैं, नशे के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पौधे के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, उनकी खेती हमारे देश में होने लगी। किसकी? लेट 18th सेंचुरी में कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। और फिर बाद में 18th सेंचुरी के और लास्ट में जाके जूट इन बंगाल के अंदर जूट की खेती, आसाम के अंदर टी, आपको पता ही है, फेमस है टी की खेती, शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस की बात करते हैं तो आज का उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, दैट वाज द यूनाइटेड प्रोविंसेस दैट टाइम। तो उसके बाद में पंजाब के अंदर कॉटन होता था, ठीक है ना, और कॉटन के साथ में राइस की भी खेती की जाती थी। महाराष्ट्र के अंदर में बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन की खेती की जाती थी उस समय में। तो हम बात तो करें यूरोप के लिए कौन सी खेती के ऊपर ज्यादा फोकस, हमारे देश में खेती की जाती थी, बट दैट द प्रोडक्शन ऑफ द कल्टीवेशन वाज यूज्ड टू एक्सपोर्ट टू द यूरोपियन कंट्री, ठीक है ना, उसको यूरोपियन कंट्री को भेज दिया जाता था जो खेती की जाती थी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो डज द कलर हैव द हिस्ट्री, क्या कलर का भी कोई इतिहास है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये इंडिगो खेती है जिसके बारे में हमने बात की। इंडिगो एक प्लांट है जिससे ब्लू डाई तैयार की होती है, और जैसे आप मेरी शर्ट देख रहे हो ना, तो रिच ब्लू कलर इस इंडिगो के प्लांट से तैयार होता है, और वो कपड़ों के अंदर, ठीक है ना, कलर देने के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। तो वही है, आप अपनी बुक के अंदर देखोगे, आपके बुक के अंदर दो रिच ब्लू कलर के अंदर जो दो फोटोग्राफ्स दिए हैं, अगर मैं आपको दिखाता हूं,
एक सेकंड के लिए। तो इनको देखने से आपको रिच ब्लू के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा कितना स्मार्ट कलर होता है। तो ये तो कलमकारी है आंध्र प्रदेश में जो 20th सेंचुरी के अंदर इंडिया में मॉरिस कॉटन प्रिंट है, ये वाला देखो कितना स्मार्ट है अपने आप पे। तो ये रिच ब्लू कलर की बातें हो रही है और दिस कलर वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी विच प्लांट, इंडिगो प्लांट, राइट। तो इंडिगो प्लांट का इतना इंपॉर्टेंस था, क्यों वहां पर उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी एंड कैसे वो भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो कलमकारी के बारे में देखा और ये बेसिकली ब्लू रिच इंडिगो प्लांट से तैयार होता है, ब्लू कलर है। 19th सेंचुरी में मॉरिस प्रिंट, मैंने आपको फोटो भी दिखाई, ब्रिटेन के अंदर बेसिकली ऐसा मानते हैं कि लाइकली है, ऐसा हो सकता है कि जो मॉरिस प्रिंट है ये भारत से ही इंडिगो का जो प्लांट है उससे तैयार किया जाता होगा, ठीक है ना। ब्रिटेन की बात करें, वाई द डिमांड फॉर इंडिगो, अब इंडिगो के प्लांट है उसकी डिमांड क्यों बढ़ी। अब ऑब्वियसली इसका क्या है, प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, पहले तो ये बात कर लेते हैं। डिमांड की तो तब बात होगी ना प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन बेसिकली ट्रॉपिक रीजन के अंदर, ट्रॉपिक का क्षेत्र है, जैसे 19th सेंचुरी में मैन्युफैक्चर ये कहाँ पे, ये इंडिगो का ज्यादा होता था इटली के अंदर, ठीक है ना, फ्रांस, ब्रिटेन, ये डाई के अंदर इसका इस्तेमाल होता था, ठीक है ना, ठीक है। बाय मैन्युफैक्चर इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन के अंदर। यूरोपिया के अंदर जो इंडिगो का जो मार्केट है वो डाउन आ गया काफी, यूरोपियन कंट्रीज की मैं बात करें, क्यों आया उसके बारे में बात करेंगे। जो इंडिगो अपने आप में एक ऐसा वक्त आता है जब हमारे भारत से इंडिगो के प्लांट से जो डाई तैयार की जाती है वो एक्सपोर्ट होती थी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। लेकिन यूरोपियन कंट्री में ऐसा भी एक पीरियड था जब इंडिगो का प्रोडक्शन काफी डाउन आ गया, ठीक है ना। तो उसकी जगह दूसरा प्लांट का इस्तेमाल करते थे, दैट वाज दी वोड, एक वोड प्लांट है, वो वायलेट और ब्लू डाइस को तैयार करने के लिए लेते थे। लेकिन जो इंडिगो प्लांट में जो दम था ना, जो रिच था, जो चमक थी प्लांट का जो डाई तैयार करते थे, वो इसमें वोड में नहीं दिखाई देती थी। बेसिकली वोड कलर जो है टेम्परेट जोन में होता है और इजिली अवेलेबल है यूरोप के सभी कंट्री के अंदर। जैसे बात करें नॉर्थ ऑफ इटली, इटली के नॉर्थ में, फ्रांस में, पार्ट ऑफ द जर्मनी और ब्रिटेन के अंदर भी वोड की खेती खूब की जाती थी उस टाइम में। बट इंडिगो की खेती कम हो गई, वोड की खेती को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे जब किसी, क्योंकि बिकॉज ये इजिली अवेलेबल था। क्यों, क्योंकि टेम्परेट जोन में होने वाला पौधा है, जबकि इंडिगो की खेती उतनी ज्यादा वहां पर होती नहीं थी, तो वहां पर वोड की खेती को प्रेफरेंस दिया गया। लेकिन वोड प्रोड्यूसर्स, वोड के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने प्रेशराइज किया सरकार को कि भाई अगर आप इंडिगो एक्सपोर्ट ही करते रहोगे तो हमारे वोड का पैदावार का क्या फायदा। तो उन्होंने सरकार को बोला कि आप बैन कर दीजिए, दूसरे देशों से इसको इंपोर्ट मत करो इंडिगो को, ठीक है ना। क्योंकि उनको अपना जो प्रोडक्शन है वो देना था इस्तेमाल करने के लिए। तो उन्होंने सरकार के ऊपर, यूरोपियन कंट्री की जो सरकारें थी उनको रिक्वेस्ट किया, दबाव डाला, किस लिए कि स्टॉप द बैन ऑफ इंपोर्टिंग इंडिगो फ्रॉम अदर कंट्रीज, राइट। तो सरकार को मानना पड़ा, इंडिगो का जो बैन कर दिया गया दूसरे कंट्री से। क्लॉथ डायर्स थे वो काफी निराश थे इस डिसीजन से। क्यों, क्योंकि उनको जो मजा, जो इंजॉयमेंट इंडिगो की खेती में, इंडिगो को प्लांट्स से जो डाई होती है ना, वो जो चमक है वो वोड के चमक, वोड के प्लांट से जो डाई तैयार होती है उसमें उतनी चमक नहीं थी, ठीक है ना। तो क्लोथ डायर्स प्रेफर्ड इंडिगो, वो प्रेफर करते थे इंडिगो कलर को एज ए डाई। इंडिगो प्रोडक्शन जो, वो जो इंडिगो कलर प्लांट है वो जो काफी रिच, एक स्मार्ट रिच कलर देता था ब्लू कलर का, वेयर इज डाई फ्रॉम वोड पेल होती थी। देखो इंडिगो का स्मार्ट रिच कलर, ठीक है, वेयर इज जो बात करें वोड का जो प्लांट है उससे जो डाई होती थी वो पेल होती थी और डल होती थी। तो इसलिए ये लोग प्रेशराइज कर रहे थे इंडिगो के ऊपर कि ताकि जो बिक्री ज्यादा होगी ना, अगर चमक होगी कपड़े में, सब किसी को आजकल या पहले भी टाइम में
चमकीले कपड़े ज्यादा पसंद होते थे। तो बाय 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर प्रेशराइज करा। पहले बोट जो टेम्परेट जोन में बोट के प्रोडक्शन के ऊपर प्रेशराइज किया है, बट 17th सेंचुरी के तो अब ये जो इंडिगो को काफी पसंद करने लगे हैं और क्लॉथ के जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स हैं जो क्लॉथ को तैयार करते हैं, कॉटन का काम करते हैं, वो प्रेशराइज द गवर्नमेंट्स टू रिलैक्स बैन ऑफ द इंडिगो इंपोर्ट। इन्होंने देखो जो बोर्ड की खेती कर रहे हैं वो तो बैन करने की बात करेंगे इंडिगो को, क्योंकि अगर इंडिगो दूसरे देशों से आएगा तो उनकी बोर्ड की खेती को कौन कीमत देगा, प्राइस नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं जो कॉटन के कपड़े का क्लॉथ का व्यापार करते हैं उनको इंडिगो ही पसंद है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया सरकार से 17th सेंचुरी में कि इसके ऊपर जो बैन है दैट हैज टू बी रिमूव करना चाहिए। और फ्रेंच फिर बाद में तो क्या होता है, फ्रांस के अंदर चाहे बात करें आप, इन्होंने फ्रांस में भी सेंट डोमिंगे, ये कैरिबियन जो आइलैंड है उसके आसपास की जगह है सेंट डोमिंगे। पोर्तुगीज ने ब्राजील के अंदर ये खेती करना शुरू कर दिया इंडिगो की। एंड द इंग्लिश इन जमैका के अंदर, ब्रिटेन ने स्पेनिश इन वेनेजुएला पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना। यहाँ सभी जगह पे इंडिगो का प्रेशराइज करने लगे कि इंडिगो की खेती होनी चाहिए, इंडिगो इंपोर्ट होना चाहिए। तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में अलग अलग देश ने, चाहे फ्रांस की बात करें या फिर ब्रिटेन की बात करें, पुर्तगीज की बात करें, इन्होंने कैरिबियन कंट्रीज के अंदर, जमैका के अंदर इसकी खेती करना स्टार्ट किया। किसकी बात करें हम, इंडिगो के प्लांट की, राइट। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी अगर बात करें 18वीं शताब्दी के लास्ट में एकदम अंत में आते हुए, द डिमांड फॉर द इंडिगो प्रोडक्शन, इंडिगो की डिमांड बढ़ गई, ठीक है ना। इंडिगो के डाई की डिमांड बढ़ने लगी 18th सेंचुरी के एंड के अंदर। क्यों बढ़ी, ब्रिटेन के अंदर अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम आ गया था, ठीक है ना। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था और इंडस्ट्रियलाइजेशन में कॉटन का प्रोडक्शन की काफी एक्सपेंड हुआ, कॉटन का प्रोडक्शन काफी एक्सपेंड हो गया। और कॉटन का प्रोडक्शन एक्सपेंड होने से क्या होगा, फिर कॉटन के लिए, कॉटन के क्लॉथ्स को डाई करने के लिए डिमांड इंडिगो की भी बढ़ने लगी। यानी कि इंडिगो की डिमांड बढ़ गई कहां पर, ब्रिटेन के अंदर। तो जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है ड्यू टू द वेरियस रीजन, जो वहां पर पहले से इंडिगो की सप्लाई हो रही थी वो दैट ड्यू टू द वेरियस रीजन कोलैप्स मतलब डाउन चली गई, वहां पर प्रोडक्शन हो नहीं रहा डाई का, मैं बात कर रहा हूँ इंडिगो प्लांट के डाई का। डिमांड वहां पर बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहां पर कॉटन के जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर उनका एक्सपेंशन हो गया, उनको डाई करने के लिए, कपड़े को डाई करने के लिए ब्लू डाई चाहिए और वो चाहिए इंडिगो। और वो एग्जिस्टिंग सप्लाई है, चाहे वेस्ट इंडीज की बात करें या फिर अमेरिका से बात करें, वो डाउन चलेगी। 1783 से 1789 के बीच में प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो फेल बाय हाफ, ठीक है ना। इंडिगो का प्रोडक्शन 1783 से लेके 1789 तक 5 सालों के अंदर, 1803 से 5-6 सालों के अंदर वो काफी हाफ तक हो गया, कम। वहां पर है ही नहीं, एग्जिस्टिंग सप्लाई बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है, प्रोडक्शन है नहीं। तो फिर भारत की तरफ देखने लगा ब्रिटेन, ठीक है ना। अब भारत से उनको प्रोडक्शन चाहिए किस चीज का, इंडिगो का। तो कंपनी लुक्स फॉर दी वे कि किस तरह से भारत के अंदर कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, हाउ वी कैन ग्रू दी क्या कल्टीवेशन, कैसे हम खेती कर सकते हैं। और 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में इंडिगो के कल्टीवेशन को बंगाल के अंदर, बंगाल का इंडिगो काफी फेमस था, ठीक है ना। तो बंगाल के अंदर इंडिगो की खेती को एक्सपेंशन की तरफ ध्यान दिया गया। 1783 के अंदर बंगाल के अंदर जो प्रोडक्शन होता था टोटल, आप बात करो तो ब्रिटेन के अंदर जो कंजम्पशन था उसका 30% प्रोडक्शन, उसकी पूर्ति इंडिया से होती थी। मैं बात कर रहा हूँ 1788 की। बट
1810 के अंदर जो ब्रिटेन की रिक्वायरमेंट थी, 1810 के अंदर, 1788 के अंदर 30% ब्रिटेन की रिक्वायरमेंट इंडिया पूरा करता था, लेकिन 1810 के अंदर जाते जाते 95% इंडिगो ट्रेड बढ़ा और एजेंट हो रही थी भारत से, भारत के अंदर से ब्रिटेन का 95% डिमांड ब्रिटेन की इंडिया प्रोड्यूस कर रहा था, उसकी पूर्ति कर रहा था, राइट। तो एजेंट और ऑफिशियल्स अब क्या करेंगे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट हैं या ऑफिशियल्स हैं, नाउ दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग द मनी इन एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, ठीक है ना, इंडिगो के अंदर इन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया। ओवर द इयर्स मेनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स, जो कंपनी के अंदर जो काम कर रहे थे वक्त के हिसाब से आते आते उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, किस लिए, इंडिगो के बिजनेस उनको अच्छा लगने लगा और इसी को अट्रैक्शन देके हाई प्रॉफिट हो रहा है, कई सारे स्कॉटिश, ठीक है, स्कॉटलैंड के रहने वाले इंग्लिशमैन ये सब भारत में आने लगे फॉर द पर्पस ऑफ प्लांटेशन। अब वो खेती करना चाहते हैं, खेत ले लिए और किसान तो भारत में है ही बेवकूफ, तो यहाँ पर खेती के ऊपर उन्होंने ध्यान करने और वो अपने आप में प्लांटर्स बन गए, ठीक है ना। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो, जिनके पास पैसा नहीं था, अब वो लोन लेके गेट लोन फ्रॉम द कंपनी एंड बैंक्स दैट वर कमिंग अप एट द टाइम, ठीक है ना। तो इस तरह से भारत के अंदर इंडिगो की खेती उस पीरियड में की जा रही थी। अब इंडिगो का कल्टीवेशन कैसे होता है, इसकी खेती कैसे की जाती है, तो इसमें दो तरह की खेती के तरीके, एक तो निज का मतलब तो आप जानते ही हो कि निज का मतलब अपना होता है, ठीक है ना, और दूसरा रैयत। तो निज के अंदर कल्टीवेशन में प्लांटर्स जो है ना वो इंडिगो की खेती खेत के अंदर खुद डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, निज मतलब अपना, प्लांटर्स खुद अपने आप कंट्रोल करते हैं। दूसरी तरफ जो लैंड को, जमीन को या तो किराए पे लेते हैं या जमींदार से और इंडिगो की खेती करते हैं हायर लेबर से। अब दो निज कल्टीवेशन के साथ में क्या प्रॉब्लम्स थी, निज कल्टीवेशन है उसके सामने समस्याएं क्या थी, कोई अपने आप प्लांटेशन की खेती कर रहे हैं तो उसके सामने कुछ क्या था कि इट वाज डिफिकल्ट टू एक्सपेंड एरिया अंडर निज कल्टीवेशन, निज कल्टीवेशन के अंदर एरिया को जो बढ़ाने का वो काफी मुश्किल काम था। इंडिगो तो ठीक है कल्टीवेशन हो सकता है कि, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये फर्टाइल लैंड पर ही इंडिगो की खेती की जाती है। जब आप फर्टाइल लैंड के ऊपर इंडिगो की खेती करोगे तो जो अनाज भारत में हमको चाहिए खाने के लिए उसकी खेती कहाँ करेंगे, ये समस्या सबसे बड़ी निज कल्टीवेशन के अंदर आ रही थी, ठीक है ना। तो स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड, ठीक है ना, इंडिगो खेती के लिए जो स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स है वो मिलते थे। अब प्लांटर्स नीड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक टू कल्टीवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। अब जो प्लांटर्स है वो बोल रहे थे कि भाई हमें अलग अलग नहीं चाहिए खेती करने के लिए इंडिगो की, हमें सब एक जगह पे चाहिए, हम एक जगह खेती करेंगे इंडिगो की, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या, उन्होंने क्या किया, लीज पे लैंड लेना शुरू किया इंडिगो फैक्ट्रीज के लिए और किसानों को वहां से बेदखल कर दिया, जो बेचारे किसान थे जिन जमीन पे खेती कर रहे थे और उसको दखल कर दिया। तो इससे लेकर इस बात को लेकर इंडिगो प्लांटर्स और खेती करने वालों के बीच में हमेशा टेंशन चलते थे और लेबर को भी मोबिलाइज करना इतना आसान नहीं था, लेबर नहीं मिलते थे उस पीरियड में। लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड वास्ट नंबर ऑफ द हैंड्स टू ऑपरेट। अगर आप इंडिगो की खेती करते हो तो इसके अंदर ज्यादा खेती करोगे तो आपको ज्यादा लेबर की भी आवश्यकता है और लेबर के लिए भी नीड प्रिसाइसली एट द टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी। लेबर कब चाहिए, जब किसान उस टाइम में बिजी रहते हैं खेती करने के लिए, किसका कल्टीवेशन, किसकी खेती की बात करूं मैं, राइस। एक तरफ यानी कि राइस की खेती का पीरियड होता है, दूसरी तरफ इंडिगो की खेती का भी टाइम वही है, तो इससे काफी टेंशन होता था। निज कल्टीवेशन लार्ज स्केल के ऊपर रिक्वायर्ड, किसके लिए खेती करते थे, ब्लॉक से, और 1 बीघा इंडिगो कल्टीवेशन 2 बार उसमें जुताई करने की जरूरत होती थी, 2 बार, ठीक है ना।
तो इसका मतलब प्लांटेशन को 1000 बीघा के अंदर 2000 हल चाहिए, राइट। अगर किसी के पास में प्लांटर्स के पास 1 बीघा जमीन 1000 बीघा है तो 2000 हल चाहिए। तो परचेजिंग इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ वाज अ बिग, इन्वेस्ट करना है पैसा। आप इंडिगो की खेती करने के लिए 1000 बीघा के अंदर अगर खेती करते हो तो 2000 आपको हल चाहिए। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट लगाना पड़ता था, और जो सप्लाई है वो इसलिए nor could supplies be easily got from the peasants since their plow and plows were busy on the rice fields। अब किसान भी ये अपना नहीं दे पाते थे हल वगैरह, क्योंकि वो अपने राइस की खेती में लगे रहते थे, तो इंडिगो की खेती के लिए उनको हल भी नहीं मिलता था। तो ये सारी समस्याएं थी, राइट। और इस पीरियड में उनको इंडिगो की खेती के लिए जब हल चाहिए तब उनको हल नहीं मिलता था। लेकिन 18 सेंचुरी के आते आते लेट 18 सेंचुरी में खत्म होते हुए प्लांटर्स वर देयरफॉर रिलक्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। अब प्लांटर्स है वो निज कल्टीवेशन के लिए जाना नहीं चाहते। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम। अब जो इंडिगो की खेती जो सिर्फ 25% ही रह गई इस सिस्टम में, निज वाले सिस्टम की बात करूं, रेस्ट वाज अंडर अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन, रैयत सिस्टम में चले गए बाकी की। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम खेती कर रहे थे इंडिगो के प्लांटेशन की, कैसे भारत के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड आया, भारत को अपॉर्चुनिटी मिला किसका, इंडिगो प्लांटेशन का। बट वहीं हमारी जो फर्टाइल लैंड थी, दैट लैंड विच कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ द राइस कल्टीवेशन, वो हमको इसमें करने पड़ रही थी इंडिगो प्लांटेशन में। कहीं ना कहीं किसान को फोर्स किया जा रहा था। वेयरएज इसके हल जुताई करने के लिए भी, जब हमको राइस की खेती में हल की जुताई के लिए जरूरत है हल की, तब ही इंडिगो प्लांटर्स है उनको जरूरत है। तो धीरे धीरे हुआ क्या, तो निज कल्टीवेशन को जो प्लांटर्स कर रहे थे, इसकी जो कल्टीवेशन की खेती काफी कम हो चुकी, 25% पे आ गई, और रैयत सिस्टम पे ज्यादा प्रेशराइज किया गया। तो यही था आज के टॉपिक का सब्जेक्ट, ठीक है। इससे आगे हम बात करेंगे इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ द रैयत। आज तो निज के बारे में बात की, फिर रैयत के बारे में बात करेंगे कि रैयत और निज में क्या डिफरेंस है, राइट। इसके बाद में फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।